ऐसा व्यवहार हमने जिंदगी में नहीं देखा है। आज कागज उठा करके चेयर के ऊपर फेंक करके आप लोगों ने सदन का गरिमा को गिराया है। ये हमेशा वोट चोरी करके, चोरी की सरकार है, आप लोग चर्चा में हिस्सा लेता नहीं है, अनाप समय बातें करता है, फिर बोलते हैं बोलने नहीं देते हैं। आप लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कागज फेंके। अभी पिक्चर बाकी है। जुलाई 2025 को श्री रविशंकर प्रसाद और सदन में प्रतिपक्ष के नेता सहित सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के कुल 146 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए एक समावेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। ये सदन संकल्प करता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके निम्नलिखित कदाचार के लिए पद से हटाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सक्रिय और कब्जे में नई दिल्ली स्थित 30 तुगलक क्रिसेंट परिसर में आग लगने के कारण अस्पष्टीकृत नकदी की बरामदगी के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक किया गया विवरण हमें 15 मार्च 2025 की सुबह 30 तुगलक क्रिसेंट नई दिल्ली से जली हुई नकदी धन मलबे को हटाने के संबंध में साक्ष्य की भी जानकारी है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के सामान्य प्रावधान और विशेष रूप से उसकी धारा 3 के प्रावधानों का अध्ययन किया है और हमें उनके बारे में परिचित कराया गया है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1969 के प्रावधानों का भी अध्ययन किया है। मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया और उक्त निर्णय के पैरा 33 के तहत परिकल्पित इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया। यह भी स्पष्ट है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस गंभीर एवं चौंकाने वाले घटना और तथ्यों पर विचार करने के बाद और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ये राय बनाई कि इस विषय पर गहन जांच आवश्यक है। इसलिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में निर्णय के पैरा 33(3) में परिकल्पना के अनुसार एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। हमें यह भी याद है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने समिति की रिपोर्ट भारत के
महामहिम राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भेजिए। गठित समिति की रिपोर्ट में पाए गए आरोप इस प्रकृति के हैं कि उक्त न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। उपयुक्त तथ्यों के अवलोकन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदी और उसे हटाने से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से ये भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। बेदाग चरित्र और वित्तीय बौद्धिक ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव है और यह भी कि वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य जो कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत कार्रवाई और प्रक्रिया के योग्य हैं और संसद को इस विषय पर एक स्वर में बोलना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित किए। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री बी.वी. आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। सभी माननीय सदस्यों से मैं आग्रह निवेदन करती हूँ कि आप सब अपनी अपनी सीट पर बैठे। शून्यकाल चलाना नहीं चाहते आप सब। बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बात को रखना है। आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सब अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं। सदन की कार्रवाई को चलने दीजिए। आप शून्यकाल नहीं चलाना चाहते। सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उनकी रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सुना है 124 साल की मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम 24 साल उसकी उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंटा देवी सुना है मैंने। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं। इस महत्वपूर्ण बिल पे अगर आप में से कोई बोलना चाहे तो आप इस सदन को आप इसको व्यवस्थित करें, आप इसको खाली करें, मैं अलाउ करूंगा।
आप कानून बनाने के लिए जनता ने आपको चुन करके भेजा है और आप इस बिल में मौजूद हैं। श्याम कुमार वर्वे जी, जावेद साहब, आपको मैं बोलने का अवसर दूंगा। कृपया दीपेन जी, आप इन लोगों को कहिए व्यवस्थित करें। मैं इस विधेयक पे सबको बोलने का अवसर दूंगा। विस्तार से जवाब देने के लिए मंत्री जी तैयार हैं, लेकिन आप कम से कम सदन को चलने दें। नहीं, अगर सदन में कानून बनाने की सरकार एक विधेयक लेकर के आई है, पत्तन विधेयक, उस पर अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप कृपया वर्षा खाली करो। या आप सबने देखा है कागज का टुकड़ा फेंक करके चेयर की तरफ और जो गंदा नाराबाजी करके इस तरह से जिस सदन में हम लोग काम करते हैं, जिस सदन में बैठ करके देश को सेवा करते हैं, हम ओथ लेकर के इस सदन में आए हैं, उसी सदन को आप लोग आज कागज उठा करके चेयर के ऊपर फेंक करके आप लोगों ने सदन का गरिमा को गिराया है। मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। यह सदन सबका है, यह देश का सदन है, यह अपोजिशन पार्टी का यहाँ मनमानी से काम नहीं चलेगा। यह देश और यह सदन नियम और कानून से चलेगा, यहाँ इनका मनमानी से नहीं चलेगा। हम लोगों ने जिंदगी भर, हम लोग विपक्ष में रहा है, हम लोगों ने जिंदगी भर अपोजिशन में बैठ करके काम किया है। ऐसा व्यवहार हमने जिंदगी में नहीं देखा है। हम लोग भी संघर्ष करते थे, हम लोग भी प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन हम लोग तरीके से करते थे। हम लोग कागज फाड़ के या इस तरह का नाटक बाजी करके, गंदे गंदे बातें करके, ये नारा लगा करके, कुर्सी को कागज फेंक करके आप लोगों ने जो इस पूरा सदन का गरिमा को गिराया है, ये बहुत खंडन करता हूँ और देश आपको माफ नहीं करेगा। हम लोग ने बार बार कहा है, चर्चा में हिम्मत है तो चर्चा में भाग लेना चाहिए। हम लोग हिम्मत से काम करने वाले लोग हैं। देश के सामने में हम लोग बिजनेस लेके आए हैं, बिल लेके आया है, हम लोग काम काज लेके आया है। आप लोग चर्चा में हिस्सा लेता नहीं है, अनाप शनाप बातें करता है, फिर बोलते हैं बोलने नहीं देते हैं। सर, मैं आखिर में मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूँ, अब भी समय है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। चर्चा में भाग लेकर के देश के लिए काम करने के लिए अभी भी वक्त है। टाइम बर्बाद मत कीजिए। हम सबको यहाँ सदन में काम करने के लिए भेजा है, हम लोगों को यहाँ बोलने के लिए भेजा है, यहाँ तोड़ फोड़ करके कागज उठा करके चेयर के ऊपर में फेंकने के लिए नहीं भेजा है। आप लोगों को एमपी चुन के भेजा है। आपके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग कितना दुखी होगा आपका हरकत देख करके। मैं उनके हरकतों में हुआ है उसको माननीय सदस्यों ने नहीं किया है। कांग्रेस के उपनेता, आपने इशारा किया, आपने कागज दिया कि कागज को फाड़िए। कोई उपनेता इस तरह का गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करेगा। कम से कम माननीय सदस्य सदन में चर्चा करना चाहते, राहुल जी, सदस्य सदन में चर्चा करना चाहते, आप सदस्यों को बेल में भेजते। कांग्रेस पार्टी के उपनेता होने के बाद आप सदन से लोगों को बेल में भेज रहे हैं। आप बेल में केवल नहीं भेज रहे हैं, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है। और आप लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कागज फेंके, लोग चेयर पे और जिस तरह के नारे लगाएं। ये मैं उपनेता, कम से कम आप जिम्मेदार हैं, आपको अपने सदन में जहां सदस्यों को करना चाहिए वहां आप स्वयं नुकसान। माननीय वित्त मंत्री जी ने क्या प्रस्ताव किया है? माननीय वित्त मंत्री जी ने क्या प्रस्ताव किया है? टैगोर मलक्कम साहब सुना आपने? गौरव गोगोई जी आपने सुना? What finance minister has made a request and has passed a resolution and to seek a support from you. He wanted to send this bill to the select committee. आप सेलेक्ट कमेटी सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे? प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। किसके विरोध में आप ना कह रहे हैं पता है? वो विधेयक सेलेक्ट कमेटी को जा रहा है उजला साहब, तो आप विरोध करेंगे? सेलेक्ट कमेटी को न जाए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। Rule 29, list of business, sir.
bills which have 500 clauses are being listed now in supplementary business like the IT, and these are serious bills, sir. This is not a gymkhana. Let us not list these bills at 11 o'clock in the morning. One, sir, let me finish. Please. Let me finish. Sir, एक second, sir. Please, I'm making 2 points. Please, आप बोले. हाँ sir, chance तो दीजिए. I'm making 2 points on the list of business. I told you, page 29, page 12, number 29. 1, supplementary list of business with these very crucial bills like IT is a mockery of Parliament, sir. 1, 2, sir. Let me finish. Let me finish. Please. Let me finish. Starting with the leader of the opposition, we've all been saying one thing. In whatever language the government wants, let them discuss SIR. Let us have a discussion on SIR. Let us have a discussion in whatever language they want. आपने जो point of order उठाया, chair has already given detailed ruling. No. Please, no. Will not allow. Chair goes by rules only. No, please. सदन 2 बजे तक स्थगित. The House stands adjourned to meet at 2. विपक्षी दल के लोग एसआईआर का मुद्दा उठाए और इसमें सभी उठाए और सरकार इसको रेस्पॉन्ड करे, क्योंकि इसमें दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक इनको बहुत से मेंबर को छोड़ा जा रहा है. मेरा एक विनंती है आपसे, जिससे लाखों वोट काटे जा रहे हैं, अगर पार्लियामेंट को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो आपको इस पर चर्चा के लिए परमिशन देना चाहिए. अगर आप नहीं देते तो मैं समझूंगा कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो. और सुनो, मेरे को जब परमिशन दी है मैं बात करता हूँ. सर, मैं यही चाहता हूँ कि हम सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं. अरे आप लोग इसमें क्या अनकॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा हूँ, मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि इसका सबसे ज्यादा असर गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज के दूसरे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन पर पड़ेगा. बिहार से एसआईआर की शुरुआत है. अब बंगाल, आसाम, पूरे देश में यही एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. थैंक यू हमारे पिछले कुछ दिनों से ये स्पष्ट मांग रही है कि एसआईआर पर चर्चा हो. विपक्ष चाहते हैं सदन चले, सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं चाहती है. और ये हमेशा वोट चोरी करके सत्ता में आए. चोरी की सरकार है. ऑपोजिशन का व्यवहार है वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने का एक सोची समझी चाल है. और इनको हेल्दी डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है. हमने शुरू दिन में कहा था, जो मैं आज फिर रिपीट करता हूं, कि जुलाई 21 को हमने कहा था कि यह गवर्नमेंट किसी भी तरीके से हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो संविधान सम्मत होना चाहिए, वो नियमों के अनुसार होना चाहिए. अभी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का विषय उठाया और पॉइंट ऑफ ऑर्डर के विषय में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की. चर्चा उन्होंने एसआईआर के बारे में शुरू कर दी और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लेकर के आए. मैं निवेदन करूंगा कि वह हाउस के प्रोसीडिंग से एक्सपंज किया जाए. क्योंकि दैट इज नॉट इन ऑर्डर ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. जिस बात के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी, उस बात को छोड़ करके वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने लगे. और टाइम एंड अगेन उन्होंने इस पर डिमांड 267 रूल के दिन हर दिन करते हैं सुबह, और उनको हर दिन यह जवाब दे दिया जाता है कि इसकी चर्चा नहीं हो सकती है. ये जो आज हम बिल पर चर्चा कर रहे हैं, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड होने के बाद हम कर रहे हैं. और इसको ऑब्स्ट्रक्ट करना, ये प्रजातंत्र को एक तरीके से पार्लियामेंट को
बंधक बनाने के बराबर है, जो मैंने कल भी कहा, और ये हम परमिट नहीं करेंगे। वी विल नॉट अलाउ ऑब्स्ट्रक्शनिज्म, वी विल नॉट अलाउ अनार्किज्म, और गवर्नमेंट के जो बिजनेस है वो पूरा पारित होगा और ये संसद चलेगी, पूरी तरीके से चलेगी, नियमावली के तहत चलेगी और आपके संरक्षण में चलेगी। दे हैव वेस्टेड 64 hours and 25 minutes ऑफ द इंडियन राज्यसभा, जब से पार्लियामेंट 64 hours and 25 minutes। आप बोलिए वर्किंग डेज, ये आप बोलिए ये हाउस को बंधक बनाने के बराबर है कि नहीं है? ये एक तरीके से पब्लिक मनी को वेस्ट करने का सवाल है कि नहीं है? और इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि डिबेट हो, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि डिस्कशन हो, इनको इंटरेस्ट ये है कि सिर्फ मीडिया में कुछ लाइनें आ जाए और उसके लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से ये बात को कहना चाहते हैं। मैं फिर एसोसिएशंस में मिस गवर्नेंस हो रहा था, लीगल लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज चल रहे थे, और जिस कारण से खेल का विकास रुक रहा था, जिस कारण से एक युवा भारत में जो युवा एक सामर्थ्य है, जो प्रतिभा है, टैलेंट है, मेहनत है, वो विश्व पटल पे निखर के नहीं पहुंच पा रही थी। उसमें सुधार लाने के लिए कानून लाया गया है, और मैं मानता हूं कि अब तक कई एसोसिएशन में जो देश का अनुभव रहा है कि वो नेता आधारित एसोसिएशन, कुछ नेताओं के एम्बिशन के इर्द गिर्द रहने वाले संगठन के रूप में उनको आम जनता देखने लगी थी। अब नेता से हट के नियम और नीति आधारित होंगे और पूरा उनका नियंत्रण और नेतृत्व खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ियों के हाथ में होगा। साथ ही जो हमारे पैरा एथलीट्स हैं, जो स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेते हैं, जो हमारी विमेन एथलीट्स से आधी आबादी है, उनके सम्मान में यह कानून का प्रस्ताव लाया। Have entered a new era where the effective curbing of the menace of doping can be independently addressed. Let me also state that it is through such effective legislation that we can improve our image and evolve as a sporting superpower by bringing in a new culture of clean sport, and our commitment to clean athletics can be achieved by adhering to stringent regulations. Conclusion, I thank Honorable Minister Sri Narendra Modi ji and Sri Mansukh Mandavia ji and the Government of India for listening to the voice of the athletes past and present. I thank my fellow members for overwhelming support this bill has received, and I say to every young athlete watching today, आपका समय आ गया है, your time has come. देश बदल गया है और आपका सपना देश से साकार होगा, क्योंकि मोदी सरकार आपका साथ है, हर कदम हर